नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मुक्ति ऑडियो बुक पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जिस बुक समरी की बात करेंगे उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। मॉर्गन हाउसल एक बेहतरीन लेखक के साथ साथ एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर भी हैं और ये बुक हमें केवल साइकोलॉजी ऑफ मनी को नहीं बताती, बल्कि ये हमें कई प्रकार के लेसन भी सिखाती है, जैसे कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, पैसे को कैसे जोड़ना है, अमीर कैसे बनना है और उस अमीर बनने के लिए किस प्रकार का माइंडसेट को अपनाना है। आर्थर मॉर्गन हाउसल इसे अपनी एक कहानी के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं जब वह एक होटल में काम किया करते थे तो उन दिनों उस होटल में एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव आया करता था, जिसने अपने यंग एज में बहुत सारा रुपया पैसा और कंपनियां बना ली थी, लेकिन वह पैसे की बिल्कुल भी कदर नहीं करता था, क्योंकि उसका नजरिया पैसे के प्रति बहुत ही ज्यादा नकारात्मक और स्टूपिड था। वह हर समय अपने पास नोटों के बहुत सारे बंडल लेकर यहाँ वहाँ घूमता रहता था। इसके साथ साथ वह नशा भी बहुत करता था। नशे में हमेशा धुत रहने के कारण अपने अमीर होने का वह अक्सर कर दिखावा करता था। आर्थर मॉर्गन हाउसल आगे कहते हैं कि एक दिन उस इंसान ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल वह इंसान अपने दोस्तों को एक नोटों की गड्डी देकर कहता कि इसे सोने के सिक्के में कन्वर्ट करके लाओ। उसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस सोने के सिक्के को समुद्र में फेंका करते थे और गेम खेला करते थे, कौन गोल्ड कॉइन कितना दूर फेंक पाता था। दोनों पैसों के साथ उसका यह व्यवहार उसे जल्द ही बैंक करप्ट बना देता है। इसके बाद वह एक दूसरी कहानी बताते हैं कि किस तरीके से अमेरिका गांव का एक साधारण व्यक्ति जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था, उसने 25 वर्ष तक गैस स्टेशन पर कारों की मरम्मत की और 17 वर्ष तक फर्श पर झाड़ू भी लगाई। लेकिन जब उस व्यक्ति की मौत, उसका अंतिम समय आया, उस समय उसकी उम्र 92 वर्ष थी, तो उसके चर्चे देश विदेश न्यूज चैनल और अखबारों में होने लगे। इसका असली कारण था उस मरते समय उस साधारण सफाई कर्मी के पास 58 करोड़ की संपत्ति थी, जिसमें 43 करोड़ उसने चैरिटी में दान कर दिया था। बाकी के 15 करोड़ उसने अपने सौतेले बच्चों के लिए छोड़ दिए थे। आखिर उसके पास इतना पैसा कहां से आया? इसके बारे में पता किए गए तो पता चला कि वह ब्लू चिप फंड में पैसा लगाया करता था और बहुत बड़ी कंपाउंडिंग के पावर से उसका छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा नेटवर्थ बन चुका था। मॉर्गन हाउसल उस टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और एक साधारण से सफाई कर्मी के पैसे के प्रति नजरिए, उनके बिहेवियर को कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि पैसों को कमाना या उसे सेव करना किसी टेक्नोलॉजी नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि यह उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैसे को कैसे खर्च करते हैं, पैसे के प्रति आपका रवैया कैसा है। पैसा कमाना एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियली सक्सेस पा सकता है। जहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव वेल एजुकेट होने के बावजूद भी बैंक करप्ट हो गया, वहीं एक सफाई कर्मचारी जो बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद पैसे के प्रति बिहेवियर को अच्छा रखता है, ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और एक दिन में करोड़पति बन जाता है। इसलिए कोई भी मूर्ख नहीं है। नो वन इज क्रेजी। मॉर्गन हाउसल अपने अगले लेसन में कहते हैं, बहुत से लोग अपने पैसों के साथ मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं, जबकि वे लोग मूर्ख नहीं होते। असल में आज की पीढ़ियां फिल्म देखने, लॉटरी का टिकट खरीदने और गेम खेलने के पीछे अपने पैसों का ज्यादातर हिस्सा खर्च कर देते हैं। ये काम ज्यादातर वही लोग करते हैं जो गरीब होते हैं, जो इमरजेंसी में 20 या 25 हजार रुपए भी अरेंज नहीं कर सकते। क्या ऐसे लोगों का लॉटरी टिकट खरीदना कोई सेंस बनता है? ऐसे लोगों के बारे में मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि उन लोगों को पैसे का इमरजेंसी नीड के लिए बचा कर रखना चाहिए, जो कि वह नहीं कर पाते। उन लोगों का कहना है कि पैसा सेविंग करना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा रुपए खर्च हो जाते हैं। हमारे पास सेविंग की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ऐसे में बड़ी गाड़ियां और बड़े घर के बारे में सोचना तो दूर,
बड़े स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन तक भी वे नहीं करा पाते हैं। ये सब हमारे पहुंच से बाहर है। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हम लॉटरी टिकट को खरीदते हैं। आपको यह बात मूर्खतापूर्ण लगेगी, क्योंकि जिस चीज को कोई पाना चाहता है वह चीज आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप उसकी कदर नहीं करते जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सपना होता है। आगे आर्थर मॉर्गन कहते हैं, चाहे वह व्यक्ति गरीब हो या मिडिल क्लास हो, अमीर हो या बहुत ज्यादा ही अमीर हो, वह अपने फाइनेंशियल रिलेटेड फैसले एक्सेल शीट या एनालिसिस करके नहीं लेता, बल्कि वह अपने फैसले परिस्थितियों और भावनाओं से प्रभावित होकर लेता है। ऐसा हो सकता है कि जो भी फैसले वो लोग लेते हैं वह आपको मूर्खतापूर्ण लग सकते हैं, या यह भी हो सकता है कि जो फैसले आप ले वह भी मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन हमारी फाइनेंशियल सक्सेस या ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि हम परिस्थितियों और भावनाओं के ऊपर कितना नियंत्रण रखते हैं, अपने पैसे को किस तरह मैनेज या सदुपयोग करते हैं। मॉर्गन हाउसल लक और रिस्क के बारे में बताते हैं। भाग्य और जोखिम भाई भाई हैं। ये दोनों प्रकार की मानसिकता वास्तविकता के परिणाम हैं। जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयासों और भाग्य पर भी निर्भर करता है, जिससे जोखिम भी जुड़ा होता है। इसे भी मॉर्गन हाउसल एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। वे लिखते हैं कि 1968 में जब बिल गेट्स स्कूल में पढ़ने जाते थे, उस समय पूरे वर्ल्ड में 30 करोड़ उनके जैसे स्टूडेंट हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। वह जिस लेक साइड स्कूल में पढ़ा करते थे फाइनेंशियली मजबूत थी, उनके पास पैसे बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर भी था। बिल गेट्स उस दौर के लकी स्टूडेंट थे जिन्हें कंप्यूटर सीखने का मौका मिला। ऑन रिकॉर्ड बिल गेट ने एक इवेंट में यह बात कही थी, अगर लेक साइड स्कूल में नहीं होता तो शायद मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होती। उनका कहने का एक ही स्पष्ट आशय मिलता है। बिल गेट्स के सक्सेस होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर थे जो हमें भाग्य और रिस्क के बारे में बताते हैं, लेकिन उसी में से एक लक था। बिल गेट्स अपने स्कूली दोस्त केंट इमॉन्स के बारे में भी लिखते हैं। अगर केंट ने उनके साथ स्कूल छोड़ दिया होता तो आज वह उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर होते, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने उस जोखिम का सामना किया जो लाखों में से कोई एक व्यक्ति कर पाता है, क्योंकि माउंटेन क्लाइंबिंग करने लाखों लोग जाते थे, लेकिन उनमें से मरता कोई एक ही था। इस प्रकार से लेखक मॉर्गन हाउसल भाग्य और जोखिम को भी समझने का प्रयास करते हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि बिल गेट्स के सफलता के पीछे उनके भाग्य का हाथ था। हालांकि सफलता मिलने के पीछे भाग्य के अलावा और भी कई तरीके के फैक्टर होते हैं, जैसे कि एफर्ट, हार्ड वर्किंग, डिसीजन, सही मार्गदर्शन पर काम करना इत्यादि। इसलिए कभी भी पर्याप्त चीजें नहीं होती। हाउसल मॉर्गन एक और कहानी के माध्यम से समझाते हैं। कोलकाता में जन्मे रजत गुप्ता का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि रजत अनाथ होने के बावजूद 40 साल की उम्र में प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म McKinsey के CEO बने। उनके पास 2008 के दौरान कुछ $100 मिलियन थे, जिसे वह चाहते तो बैंक में रखकर इंटरेस्ट इनकम के जरिए बिना कुछ किए बैठे ही 2 घंटे में 1 लाख रुपए कमा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको पैसे से संतुष्टि नहीं थी। वह करोड़पति से अरबपति बनना चाहते थे। वह अपने पैसे को बढ़ाना चाहते थे। उस वक्त वह गोल्डमैन सैचेस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के डायरेक्टर भी थे। उनके पास इतना पैसा रहने के बावजूद भी वह लालच में आ गए और ऐसा काम कर दिया जिससे वर्षों का बना बनाया रेपुटेशन मिट्टी में मिल गया। वह बोर्ड मीटिंग में मिले सीक्रेट जानकारियों को फाइनेंशियली प्रॉफिट के लिए बेच दिया करते थे। इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाहों में उन्हें दोषी करार दिया और जिसके कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया। रजत गुप्ता के एग्जाम्पल से लेखक समझौता करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी फाइनेंशियली गोल को अचीव कर लेने के बाद भी दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। ऐसे लोग रुकते ही नहीं, बल्कि वे आगे बढ़ना चाहते हैं और फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के बाद
दूसरे गोल को पूरा करने के लालच में लग जाते हैं, लेकिन ऐसा ना करके पैसे ज्यादा अपने परिवार या सुख शांति को महत्व दें, क्योंकि लेखक कहते हैं कि ज्यादा पैसा होने से लालच पैदा होता है जो आपके दिमाग की शांति को भी भंग कर सकता है। इन सभी के अलावा दूसरे व्यक्ति के फाइनेंशियल ग्रोथ से अपनी ग्रोथ की तुलना कभी भी ना करें। जैसा कि उनके एक दोस्त के पास था, रेंज रोवर है, ऑडी है, तो मेरे पास भी होनी चाहिए। इस तरीके की मानसिकता अपने दिमाग से निकाल दे। मनी कंपाउंडिंग, द साइकोलॉजी ऑफ मनी कंपाउंडिंग के विषय में लेखक का कहना है कि वॉरेन बफेट जब बच्चे थे तभी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि वे मनी कंपाउंडिंग के पावर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते थे। आज के समय में उनकी नेटवर्थ 86.5 बिलियन डॉलर है। इनमें से उन्होंने 81.5 बिलियन डॉलर रिटायरमेंट यानी 60 वर्ष की उम्र में ही इकट्ठा कर ली थी। इसमें कोई भी संदेश नहीं है कि बदलते समय के साथ में वॉरेन बफेट के पैसे भी बदल गए, लेकिन उन्होंने जीवन में सीखने को मिलता है कि पैसा बनाने के लिए इन्वेस्ट करते रहना बहुत जरूरी है। यहाँ एक नॉर्मल इंसान 20 वर्ष की आयु में पढ़ाई करता है, वही वॉरेन बफेट उस समय 9.3 बिलियन डॉलर के मालिक थे। इस उदाहरण को देखकर यह कहा जा सकता है कि वॉरेन बफेट की कामयाबी का सबसे बड़ा रीजन छोटी उम्र से ही इन्वेस्ट करना था, जिसे उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र तक कंटिन्यू रखा। अमीर बनना वर्सेस अमीर बने रहना, गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। आगे मॉर्गन हाउसल कहते हैं, अमीर बनना और कंटिन्यू अमीर बनने में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन हमेशा अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग बिजनेस स्टार्ट के कुछ दिनों बाद ही फेल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने फाइनेंशियल ग्रोथ किया, लेकिन समय बीतने के बाद ही ब्रोक भी हो गए। वह अपनी अमीरियत बरकरार नहीं रख सके। इसलिए अपने करियर, बिजनेस फील्ड, स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टिंग के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए, इन्वेस्टिंग के क्षेत्र में सक्सेस पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही कि हम लंबे समय तक सर्वाइवर कर सकें। इसे आप समझने के लिए वॉरेन बफेट का उदाहरण ले सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि वॉरेन बफेट के साथ ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने मनी कंपाउंडिंग की ताकत को समझा और उन्होंने अपने पैसे को बड़ा बनाया, जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और वॉरेन बफेट की तरह वे भी कामयाब हुए। इसका मुख्य कारण यह रहा कि वह लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में सरवाइव कर सके, जिसकी वजह से ये लोग अमीर बन सके।